वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिसिस्ट। सो आज की वीडियो में वी विल डिस्कस उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर और उस पेपर के जो क्वेश्चन 1 to 50 है उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स वाई दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी जो कि मैं कल अपलोड कर दूँगी उसमें हम बाकी जो 50 to 100 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो इस क्वेश्चन पेपर की जो PDF है वो ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर्ड है, तो वहाँ पे जो है इसकी आप PDF चेक कर सकते हो। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टोक्स थ्योरम रिलेट्स surface integral of curl of a vector field with the divergence of that field. Second option is surface integral of curl of a vector field with the integral of that field. Third is line integral of curl of a vector field to the divergence of a vector field. Fourth is divergence of a vector field to the curl of that field. So we know this thing जो Gauss divergence theorem है that relates surface integral to the volume integral और उसमें divergence होती है जैसे उसका नेम है। So जो स्टोक्स थ्योरम है उसमें कर्ल की बात होती है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखें तो कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर रिलेटिंग कर्ल टू डाइवर्जेंस। सो वो सारी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे बिकॉज जैसे कि मैंने बताया गॉस डाइवर्जेंस में सिर्फ डाइवर्जेंस इंक्लूडेड है एंड स्टोक्स थ्योरम में ओनली कर्ल इज़ रिलेटेड टू समथिंग, वो हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन गलत हो गया विच सेज सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड विद डाइवर्जेंस ऑफ दैट फील्ड। सी ऑप्शन सेज लाइन इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड टू डाइवर्जेंस। थर्ड डी ऑप्शन सेज डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड टू कर्ल। मतलब तीनों ऑप्शन गलत हो जाती हैं ए सी डी बिकॉज यहाँ पर उन्होंने कर्ल एंड डाइवर्जेंस दोनों को रिलेट किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है बी ऑप्शन रह रही है विच सेज सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड विद द लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड विद द लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 इज द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर, तो यहाँ पर ए हमें मैट्रिक्स गिवन है, इसकी हमने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इसको हम ए माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स फॉर्म है उसमें नोट डाउन कर लेंगे एंड इट विल लुक लाइक 1 माइनस लेमडा माइनस 3 3 3 माइनस 5 माइनस लेमडा 3 6 माइनस 6 4 माइनस लेमडा। तो मैंने ए माइनस लेमडा आई को लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, इनको कैलकुलेट करके वी विल गेट सम इक्वेशन जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और उस इक्वेशन की हेल्प से जो है आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सो इसको सॉल्व करने का ये मेथड है, शॉर्टकट मेथड है ये। सो डायरेक्टली आप लिख सकते हो लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स लेमडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ द माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो तीन चीज़ें हैं उनको हमने सॉल्व करना है और यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल जाएगी। सो डायगोनल एलिमेंट्स को हम सम कर देंगे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0, मतलब ये वाली टर्म तो है 0 हो गई। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पर हम डायगोनल एलिमेंट 1 माइनस 5 4 का जो माइनर है उसको फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन उनको सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, माइनर फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। 1 का जैसे मैंने सॉल्व किया -2 आया है, -5 का -14 है, 4 का जो है 4 ही आया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन माइनर्स को हमने ऐड कर देना है। सो -2 -14 4 यहाँ पर क्या आ गया -12। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या थी, टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो इस तरीके से जो है आई हैव सॉल्व्ड ए डिटर्मिनेंट और आंसर आया है 16। इसको समझाने की आगे ज़रूरत नहीं है, आप सबको आता ही होगा ये। सो अब हमने वो सारी वैल्यूज़ जो है इक्वेशन में पुट कर देनी है। लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है जो कि 0 हो गया है। उसके बाद क्या था, प्लस सम ऑफ द माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो क्या है -12 और डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया -16। सो फाइनली इक्वेशन बन गई लेमडा क्यूब -12 लेमडा -16। अब जो है यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो जो बी ऑप्शन है जिसमें लेमडा जो है आइगन वैल्यूज़ 4 और 2 है, देखो ये 4 और -2 दोनों उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब आप लेमडा की जगह 4 पुट करोगे तब भी आंसर 0 आ रहा है, जब आप लेमडा की जगह -2 पुट करोगे तब भी आंसर 0 आ रहा है। अगर आप इक्वेशन को नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप जो हमें ऑप्शंस दी हैं
उनको पुट करके भी देख सकते हो कि कौन सी जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। सो यहाँ पर हमने देखा जो थर्ड क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 4n-2 आर द आइगन वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट टेंसर हैज़ रैंक। तो जो डायरेक्ट टेंसर होता है इट हैज़ रैंक 2 एंड इट हैज़ 9 कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनोनिकल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म किया है QPT से कैपिटल QPT। इट प्रिजर्व्स द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पर जो है जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो जो हैमिल्टन इक्वेशंस हैं वो प्रिजर्व रहती हैं। दैट इज़ हमने जो है इन्वेरियंस भी पढ़ा था, दैट हैमिल्टन इक्वेशंस जो हैं वो इन्वेरियंट रहती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Next question is root mean square velocity of a gas molecules of mass m at a given temperature is proportional to. The formula for root mean square velocity is square root of 3 RT by m. तो यहाँ पर हम clearly देख सकते हैं it is inversely proportional to square root of mass. So clearly यहाँ पर जो D option है 1 by square root of m correct है। Next question है the specific heat of a gas in isothermal process is. So the formula for specific heat capacity is C equal to Q by m delta T. Delta T here representing change in temperature. लेकिन हमें पता है जो isothermal process है उसमें temperature constant होता है। So delta T हो गया 0, correspondingly जो specific heat है वो क्या हो जाएगी, infinite. Next question is which of the following are not made up of quarks. तो यहाँ पर कौन से पार्टिकल हैं जो क्वार्क से नहीं बने हैं, मीजॉन्स, बेरियॉन्स, लेप्टॉन्स या फिर हेड्रॉन्स। तो यहाँ पर जो लेप्टॉन्स हैं जो वीकली इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट मेड अप ऑफ क्वार्क्स। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरेंस अकर्स ड्यू टू डैश ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वेव नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर में क्या आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, और वेव नेचर में इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वेव नेचर वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू। सो 1 AMU यहाँ पर उन्होंने ग्राम्स में पूछा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना, किलोग्राम में जनरली हमें जो है वो दिमाग में रहता है। सो ग्राम में जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगी 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो रेस्ट मास एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो फार्मूला इज E इज इक्वल टू mc²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। C स्टैंड्स फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि है 3 × 10⁸। तो यहाँ पर जो है रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी 8.19 × 10⁻14 जूल। लेकिन क्वेश्चन में जो है उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो जूल को यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻19 से, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.511 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम लिखेंगे 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल। तो अगर एक जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में आप प्लेस कर दोगे देन व्हाट विल हैपन। सो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग मेजनर इफेक्ट। ठीक है, मेजनर इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ है विच इज़ रिगार्डिंग परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म ऑफ अ सुपर कंडक्टर। जब हम किसी सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं इन दैट केस क्या होता है, इट एक्सपेल ऑल द मैग्नेटिक लाइंस। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिपेल all the magnetic lines of force passing through it। ठीक है, ये मिजनर इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स-रेज आर यूज टू डिटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल बिकॉज। कहते हैं एक्स-रेज को क्यों यूज़ किया जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए क्रिस्टल के। फर्स्ट उन्होंने बोला एक्स-रेज हार्मफुल नहीं है। सेकेंड इज वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज मैचेस विद इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल। थर्ड इज ब्रैग कंडीशन इज सेटिस्फाइड विद एक्स-रेज ओनली। फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट है कि जो वेवलेंथ होती है एक्स-रेज की दैट मैचेस विद द इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल, इसलिए जो है एक्स-रेज को यूज़ किया जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज फॉरबिडन बाय बेरियन नंबर कंजर्वेशन। तो यहाँ पर हमें चारों रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ बेरियन नंबर चेक करना है एंड ये हमने चेक करना है कि बेरियन नंबर कौन सी रिएक्शन में जो है कंजर्व नहीं हो रहा। तो बेरियंस कौन से पार्टिकल होते हैं? बेरियंस में इंक्लूडेड हैं न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड जितने भी जो हाइपरॉन्स हैं। हाइपरॉन्स कौन कौन से हमने पढ़े थे? लैम्डा हाइपरॉन, सिग्मा हाइपरॉन, कैस्केड हाइपरॉन, ओमेगा हाइपरॉन। सो यहाँ पर हमें क्लियरली जो सी इक्वेशन है वो वायलेट करी है बेरियन नंबर, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे है कियॉन। कियॉन एक जो है बेरियन नहीं है तो उसके लिए बेरियन नंबर 0 हो जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड पे है पायोन, पायोन के लिए भी बेरियन नंबर 0 हो जाएगा। एंड देन है लेम्डा हाइपरॉन, और लेम्डा हाइपरॉन के लिए बेरियन नंबर है 1, तो यहाँ पर बेरियन नंबर वायलेट हो गया, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन सारे फार्मूलाज में डेफिनेशन सारे करेक्ट हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंटी प्रोटोन इज एन एटॉमिक पार्टिकल दैट हैज़। तो एंटी प्रोटोन ये हमें पता है, ये प्रोटोन का एंटी पार्टिकल है इसलिए इसको एंटी प्रोटोन कहते हैं। मास इसका सेम होता है प्रोटोन की तरह, सिर्फ चार्ज जो है वो अलग हो जाता है। प्रोटोन पर जो है पॉजिटिव चार्ज है तो एंटी प्रोटोन पर नेगेटिव चार्ज होगा। मास सेम होगा तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, द मास ऑफ प्रोटोन एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज हैव ब्रोकन सिमेट्री। कौन सा कंजर्वेशन लॉ है जिसकी सिमेट्री जो है वो ब्रेक हो जाती है? तो जो लैप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर एंड चार्ज नंबर हैं दे आर कंजर्व्ड इन ऑल द इंटरैक्शंस। कोई भी इंटरैक्शन जो है वीक, all the fundamental interaction I will say, weak, strong and gravitational EM interaction, लेकिन जो strangeness है वो weak interaction में break हो जाती है, इसलिए इसकी broken symmetry है। Next question is the charge of a particle which is made up of 3 quarks DDS, 2 down quarks हैं और एक strange quark है, और आपको ये बताना है कि total charge क्या होगा। जो डाउन क्वार्क्स हैं उनका चार्ज भी -1/3 होता है एंड जो स्ट्रेंज क्वार्क है उसका चार्ज भी -1/3 होता है। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे -1/3 एक बार, 2, 3 बार आ गया कॉरस्पॉन्डिंग टू DDS, इसको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा -3/3 मतलब -E, जो कि है यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयनोस्फेयर इज। The formula for the refractive index of ionosphere is mu is equal to square root of 1 minus 80.6 n upon f square. तो clearly हम यहाँ से देख सकते हैं जो refractive index है that is less than 1 and it depends upon the frequency of waves. So correct option है यहाँ पर C, less than 1, less than unity. Next question है what is the working principle of an optical fiber? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसको हम कंसिडर करेंगे, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ लाइन स्पेक्ट्रा एज वेल एज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट हैज़ अ वैल्यू नियर अबाउट, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है 1/137। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलाउड ट्रांजिशंस ओबे द। तो कौन सी ट्रांजिशन जो है वो ओबे होती हैं, ओबे ट्रांजिशन जो है वो कौन सा रूल फॉलो करती हैं? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, सिलेक्शन रूल डेल्टा एल इक्वल टू +-1, मतलब चेंज इन एल जो है वो +-1 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेसिमल नंबर फॉर ऑक्टल 74 इज। सो 74 को हम कैसे लिखेंगे, बिकॉज उन्होंने ऑक्टल पूछा है, तो 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से, बिकॉज जो उनकी प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग, +4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 7 56, 8 की पावर 0 क्या हो जाएगी 1, 56 + 4 कितना होगा 60। तो यहाँ पर सी ऑप्शन 60 जो है वो है करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ मेटल बिकम्स अ सुपरकंडक्टर देयर इज अ ट्रेमेंडियस डिक्रीज इन इट्स। तो जब कोई मेटल सुपरकंडक्टर बन जाता है तो क्या कम होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा, रेजिस्टेंस, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सन द हीलियम इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइड्रोजन बाय। तो सन में कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर।
फ्यूजन रिएक्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स चार्ज पार्टिकल बट डज नॉट शो द ट्रैक्स विच इज़ दैट डिवाइस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सिंटिलेशन काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूट्रॉन इन एन एटम। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या है, पार्ट है न्यूक्लियर चार्ज का, नहीं, ज़ीरो चार्ज है। रोटेट अबाउट द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो न्यूक्लियस के अबाउट तो रोटेट नहीं करता है ये। नेक्स्ट है वेरी नंबर विद डिफरेंट आइसोटोप। फोर्थ है और ऑलवेज इक्वल इन नंबर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हमेशा इन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होता, डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए वेरी करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन एटम अंडरगोज बीटा डिके द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस विल बी। तो हमें पता है कि जब कोई एटम जो है अंडरगोज बीटा डिके तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होता है। सो इन दैट केस क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन एन अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो अटोमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, अल्ट्रावायलेट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिलिकन एक्सपेरिमेंट शोड दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज वॉज। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था, राइट, तो वहाँ पर ये प्रूव हुआ था दैट इलेक्ट्रिक चार्ज वॉज क्वांटाइज्ड। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सरे फोटोन कोलाइड्स विद अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द फोटोन इज स्कैटर्ड ड्यूरिंग दिस कोलिजन देयर इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ। तो यहाँ पर इन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट की एग्जाम्पल है ये, वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन का कोलिजन होता है, बट दैट कोलिजन अकर्स बाय, दैट कोलिजन इज व्हाट, दैट कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, राइट। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज 5 days. द मास ऑफ अ 10 gram sample ऑफ दिस आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर 20 days इज। तो कहते हैं एक आइसोटोप जो है उसकी हाफ लाइफ 5 days है, 10 ग्राम सैम्पल जो इनिशियल अमाउंट है, तो 20 days बाद जो कितना जो एलिमेंट है वो रह जाए, कितना मास जो है वो रह जाएगा। सो क्वेश्चन में जो हाफ लाइफ है वो दी है 5 days। टी जो हमें फाइंड आउट करनी है मतलब आफ्टर 20 days, इनिशियल अमाउंट 10 ग्राम है और 20 days के बाद कितनी अमाउंट रह जाएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, ए है वो। सो लेट्स चेक कि जो ये 20 days हमें दिए हैं इसमें कितनी हाफ लाइफ्स इंक्लूडेड हैं। तो टी इज इक्वल टू एन टी हाफ कर देंगे हम और एन यहाँ से आ जाएगा 4, मतलब ये जो 20 days हैं इसमें 4 हाफ लाइफ्स इंक्लूडेड हैं। सो ए कितना होगा, ए विल बी इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 raised पावर एन। एन हमने फाइंड आउट किया है जो कि 4। ए जो ओरिजिनल अमाउंट है वो है 10। सो 10 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ जाएगा, 0.625 grams। सो यहाँ पर हमने देखा आफ्टर 20 days जो अमाउंट होगी दैट विल बी 0.625 grams। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा पार्टिकल आर न्यूक्लियाई ऑफ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, हीलियम, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें फाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। जैसे जो है आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लग जाओगे वो रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज़ करने लग जाएगी। एंड यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स बायस अप्लाइड ऑन अ जंक्शन डायोड। सो रिवर्स बायस क्या करती है, इट इंक्रीजेस द पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनिवर्सल गेट, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिवर्सल गेट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन NPN ट्रांजिस्टर। सो NPN में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम एमिटर टू बेस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एमिटर टू बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, नॉइस। नॉइस जो है दैट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। So next question is the 4 natural laws of electromagnetic theory are called. So 4 laws जो हैं वो कौन कौन से हैं, लेंज लॉ, गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडेज लॉ। तो चारों जो लॉज हैं ये दे आर इन
मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर्म, ठीक है। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग लेंथ लॉ, इसी तरीके से सेकेंड इज़ रिप्रेजेंटिंग एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ एंड, ठीक है। जो चारों लॉज हैं दे आर समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़ द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज़ रेफर्ड एज। सो इनवर्स ऑफ वेवलेंथ को हम कहते हैं वेव नंबर, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। जो फ्रिक्वेंसी है न्यू के ऊपर बार, इस तरीके से जो है वेव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। वेव नंबर इज़ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए। पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं, तो बाकी 50 हम कल डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा जो मैंने वीडियोज़ है आई विल अपलोड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे जो है वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगी, तो 5 days अ वीक जो है रेगुलरली आई विल अपलोड द वीडियो। So thank you everyone for watching it.